नमस्कार, मैं रोहित झा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में रहते हो, मगर जब एक आदमखोर भीड़ आपकी धार्मिक पहचान की वजह से आपके खून की प्यासी हो जाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि वो समूचा राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हो चुका है। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभरेंगी। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आप इन चेहरों को जानते हैं। दीपू चंद्र दास, धर्म हिंदू। अमृत मंडल, धर्म हिंदू। बजेंद्र बिस्वास, धर्म हिंदू। राणा प्रताप बैरागी, धर्म हिंदू। मणि चक्रवर्ती, धर्म हिंदू। खोकन चंद्र दास, धर्म हिंदू। इन सभी लोगों को इनके हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश में मार दिया गया है। हर हत्या की कहानी और जगह अलग अलग हो सकती है, मगर कारण एक ही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का उभार और हिंदुओं का कत्ले आम। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बांग्लादेश की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। ये घटनाएं दिखाती है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कब्र में जा चुकी है। कमाल है। और अल्पसंख्यक इस पूरे मुल्क में हर रोज डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले रंजन कर्मकार कहते हैं कि 5 अगस्त 2024 से लेकर अब तक लगभग 3000 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले हुए हैं। ये आंकड़े भयावह है। कर्मकार ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश सरकार सिर्फ चुपचाप देख रही है। उनकी चुप्पी ही हिंसा करने वालों के लिए मौन समर्थन जैसी बन गई है। खुद बांग्लादेश की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हिंदुओं पर 2400 से ज्यादा हमले हुए हैं। इसके अलावा 26 दिसंबर को दिए गए बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं हुई है। बताइए, इनमें हत्या, आगजनी और जमीन कब्जा करने जैसी घटनाएं शामिल हैं। ये तमाम आंकड़े चीख चीख कर यही बताते हैं कि बांग्लादेश एक मुल्क के रूप में खत्म हो जाने का मरसिया पड़ रहा है। बांग्लादेश के नरसिंहदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में सोमवार रात एक किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मणि चक्रवर्ती सोमवार की रात अपनी दुकान पर थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार मणि चक्रवर्ती शिवपुर उप जिला के साधुचर यूनियन के रहने वाले थे। 4 सिंदूर बाजार के व्यापारियों ने बताया कि मणि एक शांत और जाने माने व्यवसायी थे। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। वही बड़े बाजार में उनकी इस तरीके से हत्या से अल्पसंख्यक समुदाय में डर फैल गया है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें रोजमर्रा का काम करने में भी डर महसूस होता है। इससे पहले सोमवार शाम एक और हिंदू व्यक्ति राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बर्फ का कारखाना चलाने वाले राणा प्रताप दैनिक बीडी खबर अखबार के संपादक भी थे। घटना जशोर जिले के मणिरामपुर में हुई है। 45 साल के राणा प्रताप कोपलिया बाजार में बीते 2 साल से बर्फ का कारखाना चलाते थे। 5 जनवरी को कुछ लोगों ने उन्हें कारखाने से बाहर बुलाया और उन्हें गोली मार दी। अब जिस घटना का जिक्र मैं यहां करने वाला हूं, उसे सुनने के लिए आप किसी शांत सी जगह पर बैठ जाएं और अपने आसपास के शोर से मुक्त होकर अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा लें। बांग्लादेश में एक 44 साल की हिंदू विधवा महिला जो अपने 10 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश के झेनाइदा जिले के कालीगंज इलाके में लंबे वक्त से रहती थी, 3 जनवरी को 2 लोगों ने कथित तौर पर हिंदू विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी शाहीन और हसन ने पीड़िता को एक पेड़ से बांध दिया और उसे बुरी तरीके से पीटा, उसके बाल काट दिए। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आसपास के लोगों ने महिला को आकर बचाया और जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि शुरू में महिला ने नहीं कबूला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, मगर बाद में
मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। सोचिए, एक महिला की उस स्थिति को जिसमें वो अपने साथ हुए दुष्कर्म को बयां करने में भी डरती है। यही स्थिति बांग्लादेश में अभी मौजूदा स्थिति है। अब कायदे से मोहम्मद यूनुस को ये बोगस बातें बंद कर देनी चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और देश में सुरक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया गया है। यही ठीक स्थिति है। कायदे से उन्हें मेरे इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू पर कत्लेआम चलता रहेगा। जिन हिंदू युवकों को जलाकर मार दिया गया, उनके परिवार के सुरक्षा और मुआवजे का इंतजाम आखिर कब किया जाएगा। जिन हिंदुओं पर हमले हुए या हत्या कर दी गई, उसका डेटा सरकार आखिर कब सार्वजनिक करेगी। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी सरकार ने अभी तक कौन से कदम उठाए हैं? क्या इन सवालों के जवाब यूनुस सरकार दे सकती है? हमें देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश की कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदायों की हिस्सेदारी लगभग 9% है। हिंदू देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 91% है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की सरकार की चुप्पी और उदासीनता वहां के कट्टरपंथी भीड़ के हौसले बुलंद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तख्तापलट या अंतरिम सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है। शेख हसीना के काल में भी बांग्लादेश में हिंदुओं की यही स्थिति थी। लेकिन आज दुनिया में हिंदुओं की स्वघोषित सबसे बड़ी हितैषी और हिंदू हृदय सम्राट की छवि रखने वाली पार्टी न सिर्फ भारत में शेख हसीना को शरण देती है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल खेलने से रोक देना या शाहरुख खान पर बयानबाजी कर हमला करने से क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कभी बेहतर हो सकती है? यह कौन सा बोगस तर्क है भाई? हम भारत के विदेश नीति की विफलताओं पर बात करना आखिर कब शुरू करेंगे? कब सवाल पूछना शुरू करेंगे? भारत सरकार आखिर क्यों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जवाब तलब नहीं कर रही? भारत की सरकार आखिर क्यों जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश को चौतरफा घेर कर यह कहता है कि हम तब तक कोई डायलॉग या व्यापार शुरू नहीं करेंगे जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता? क्या हिंदू हिंदू का राग सिर्फ भारत में चुनाव जीतने के लिए है? पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के कत्लेआम पर आंखें मूंद लेने की आखिर ये कौन सी नीति है? पिछले 4 महीने में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये सब कुछ बस खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। और यही हकीकत भी है। हिंदुओं पर हमले के ये जितने भी मामले सार्वजनिक हुए हैं, ये तब बाहर आए हैं जब बांग्लादेश में पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। मीडिया दफ्तरों को फूंक दिया जा रहा है। सोचिए, प्रेस की स्थिति अगर बेहतर होती तो शायद और बेहतर तरीके से इस पर रिपोर्ट किया जा सकता था। मगर मैं बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार को एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगर वो लेना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि भारत से विट्टी चोखा के पत्रकार ने यह कहा है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षित बताने वाले उनके दावे में अगर तिनके भर की भी हकीकत है तो हम बांग्लादेश आकर ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहते हैं और वहां के मौजूदा हालात पर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। क्या उनकी सरकार, पुलिस, प्रशासन मीडिया को सुरक्षा दे सकती है ताकि वो रिपोर्टिंग कर वापस अपने वतन लौट पाए? अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दावों और वादों के ढकोसले को बंद कर देना चाहिए। और हां, बांग्लादेश के सभी सरकारी नुमाइंदों को टैग कर दीजिएगा। यहां बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।